हेलो सन्नाटो, क्या हाल है सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस। तो चलो, दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग जहां पे आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं इस क्लास में, वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को डिफाइन कर लिया था, हाँ कि ना? यस सर। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टम। क्या डिफाइन करते हैं? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो किसी बॉडी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम लोग सिस्टम डिफाइन करते हैं। सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो सकती हैं। एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम बॉडी पार्ट्स की बातचीत कर रहे हो। फिंगर्स है, हेड है, ईयर है, नोज है, माउथ है। तो तुम बॉडी को एक सिस्टम मान रहे हो और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बातचीत कर रहे हो। ओके, मान लो तुम सिटी की डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज की चर्चा कर रहे हो कि भाई ये ए कॉलोनी है, ये बी कॉलोनी है, सी कॉलोनी है। तो तुमने सिटी को सिस्टम माना और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बातचीत कर रहे हो, हाँ कि ना? मान लो तुम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बारे में बातचीत कर रहे हो कि भाई साहब ये पटियाला है, ये जलंधर है, ये लुधियाना है, ये अमृतसर है। तो तुमने एक पंजाब स्टेट को सिस्टम माना और उसके पार्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हो। सिमिलरली पूरा देश एक सिस्टम हो सकता है, पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम हो सकता है, गैलेक्सी एक सिस्टम हो सकता है। चमका पक्का। ऐसे जब हम लोग बॉडीज के बारे में बातचीत करेंगे, जब हम लोग न्यूटन लॉज की एप्लीकेशन करेंगे, तब भी हम लोग सिस्टम मानेंगे एक, और उस सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम क्या चीज है? टू और मोर बॉडीज, टू और मोर बॉडीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इंटरेक्टिंग with each other, interacting with each other forms a system, forms a system। दो या दो से ज्यादा बॉडीज। एक को क्यों नहीं कहा? अरे एक बॉडी को क्या ही सिस्टम कहें, वो तो एक ही बॉडी है यार, है ना? कुछ कोलैबोरेशन में सिस्टम कहेंगे ना। तो दो या दो से ज्यादा बॉडीज को हम लोग सिस्टम कह देते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स वगैरह वगैरह, सिस्टम में वो दो टाइप में क्लासिफाई होंगी। कैसे कैसे? एक होगी इंटरनल फोर्स और एक होगी एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स सिस्टम के लिए कौन सी होगी? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि अपना क्लासरूम अपना सिस्टम है। मान लिया कि दिस इज आवर सिस्टम, क्लासरूम है अपना। यहां पे एक मास्टर है और कुछ बच्चे हैं। मान लो कि बच्चों ने होमवर्क नहीं करा, बच्चों ने होमवर्क नहीं करा। मास्टर को गुस्सा आया, मास्टर ने दो चार प्रसाद के रूप में रख दिए कान के नीचे, है ना? तो मास्टर आया, मास्टर ने देख कान के नीचे, देख कान के नीचे, धैड़ धैड़ धैड़, तो फोर्स लगी, हाँ कि ना? मास्टर ने बच्चे के कान के नीचे फोर्स लगाई। ये पूरा अपना सिस्टम है क्लासरूम। तो जो फोर्स लगी, क्या वो सिस्टम के अंदर लगी? क्या वो सिस्टम की बॉडीज के बीच में लगी? हाँ कि ना? हाँ सर, लग तो यही रहा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम के पार्ट्स हैं सारे। 4 स्टूडेंट्स, एक मास्टर, 5 बॉडीज मिला के एक सिस्टम कंप्राइज कर रही है। तो जो मास्टर ने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बच्चे की बॉडी पे जो फोर्स लगाई, वो इंटरनल फोर्स बन गई। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के अंदर की बॉडीज आपस में इंटरेक्टिंग फोर्स लगा रही हैं। हेंस इट इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स which bodies of a system exert on each other
जो सिस्टम की बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाए उसको बोला जाएगा इंटरनल फोर्स। तो यहां पे जो मास्टर दे रहा है कान के नीचे, ये इंटरनल फोर्स है, चमका। सिमिलरली एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी आएगी? जो सिस्टम में बाहर से लग रही हो। मान लो कि ये क्लासरूम है, एक बावड़ा आ गया यहां पे, वो क्या करने लग गया, क्लासरूम को धक्का मारने लगा, बोला कि मैं आज क्लासरूम धकेल दूंगा। तो ये जो बंदे ने फोर्स लगाई, ये सिस्टम के बाहर से आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, है ना। द सिस्टम द फोर्स exerted on a system by its surroundings। जो भी उसके बाहर होगा उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे, हाँ कि ना। by its surrounding is called external force, तो सिस्टम पे बाहर से कोई भी, बाहर से जो भी है वो सराउंडिंग है, तो बाहर से सराउंडिंग में जो भी सिस्टम पे फोर्स लगाएगा उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। चमका सन्नाटो, तो ये सिस्टम हुआ और ये सिस्टम पे लगने वाली फोर्सेस के टाइप्स हुए। इतना छापा पक्का, मिटा दूं? ऑल राइट, ठीक। तो जब भी हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे, हम बॉडीज के बारे में बातचीत करेंगे या सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे, तो उनके डायग्राम्स बना के सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में डायग्राम बनाना इज कंपलसरी, ये समझ लो भी कानून है, बनाना ही बनाना है। तो यहां पे जो हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे बॉडी पे, उनके हम लोग डिफरेंट फोर्सेस जो लग रही होंगी उनको डिनोट करेंगे, और उन डायग्राम्स को बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो हेडिंग डालो, फ्री बॉडी। सर फ्री मतलब ये मुफ्त में मिलती है? हाँ मुफ्त में मिलेगी बेटा, तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। इनको सन्नाटे, नंबर आ नहीं रहे, मुफ्त में चाहिए इनको। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफबीडी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डायग्राम ऑफ अ बॉडी of a system और whole system। या तो तुम एक सिस्टम की बॉडी ले लो या पूरे सिस्टम का डायग्राम बना लो। इट इज अ डायग्राम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम और होल सिस्टम हैविंग ऑल द फोर्सेस शोन ऑन इट, having all the forces shown on it। जितनी भी फोर्स उस पे लग रही है बॉडी पे, वो सारी दिखाओ। उस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे वो डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेट द बॉडी, आइसोलेट द बॉडी। बॉडी को आइसोलेट कर लो। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब बॉडी को अलग कर लो, जिस भी बॉडी का तुम डायग्राम बनाना चाहते हो। एग्जांपल ले लेता हूं साथ में। मान लो कि ग्राउंड पे पड़ा है एक ब्लॉक। मान लो मुझे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट करता है कि ब्लॉक को अलग कर लो। ऐसे अलग करो कि दुनिया में कुछ और है ही नहीं, सिर्फ ब्लॉक है। तो भाई साहब ब्लॉक का अलग से डायग्राम बना लो, सिर्फ ब्लॉक और दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड, ड्रॉ ऑल फील्ड फोर्सेस, दैट इज वेट एक्सेट्रा। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह वगैरह लग रही होंगी वो सारी ड्रॉ करो, हाँ कि ना। जैसे यहां पे ये धरती पे पड़ा, धरती इसको खींच रही होगी, हाँ कि ना। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को खींच रही होगी? नीचे को। ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बना दी। कितना वेट लगता है भाई साहब? mg। लो भाई बना दिया। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ ऑल
कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। एग्जाम्पल नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह। 99.99 यही आएंगी, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। तो क्या यहां पे नॉर्मल भी लग रही है ब्लॉक पे? देखना पड़ेगा। ये ब्लॉक और ग्राउंड यहां पे कांटेक्ट में है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कांटेक्ट सरफेस। नॉर्मल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है और ऐसे लगती है जैसे कि वो बॉडी को कंप्रेस करना चाहती है। तो ब्लॉक के नीचे नॉर्मल लगेगी, ब्लॉक के नीचे नॉर्मल लगानी है और ब्लॉक को करना है कंप्रेस, तो नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया सन्नाटो। अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो इंटरनल फोर्स इज शोन, नो इंटरनल फोर्स इज शोन इन एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम में सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्स बनाई जाती है, इंटरनल फोर्स की यहां पे कोई जगह नहीं है। देखो, ये जो बॉडी है, ब्लॉक है, इसके एटम्स भी तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्या वो हमने यहां पे शो करे? वो हमने शो नहीं करे, क्योंकि इस बॉडी का जो भी मोशन होगा वो ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स के कारण सिस्टम का कोई मोशन नहीं होगा। जब हम लोग इस ब्लॉक का डायग्राम बना रहे हैं तो अब हम लोग इसी ब्लॉक को सिस्टम मान के डायग्राम बना रहे हैं। चमका के नहीं चमका? बॉडी लो, आइसोलेट करो, फील्ड फोर्सेस बनाओ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाओ, इंटरनल फोर्सेस नहीं बनानी। सो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एक और बात है इसमें, ये जो नॉर्मल मैंने नीचे शो करी है, हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैंने नॉर्मल यहां पे ऐसे बनाई है तो भाई साहब मैं नॉर्मल यहां भी बना सकता हूं ऐसे। तुम ये मत कहना सर नॉर्मल क्या ऊपर एक्ट कर रही है, नहीं सन्नाटो, नीचे ही एक्ट कर रही है, मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ये बना दूं चाहे पहले वाला बना दूं, कोई फर्क नहीं है। समझ में आया ना? पक्का? सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी, डिफरेंट एग्जांपल देता हूं, तुम धगा धग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओ। लो फिर लिखो क्वेश्चन, इसको मिटा दूं ना? लिखो। तो मान लो कि ये अपना इंक्लाइन, ये है ब्लॉक, तो तुम्हें ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बनाओ। ओके, ये एक ब्लॉक, ये ग्राउंड पे पड़ा है, इधर दीवार है, ऐसे 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 मैंने फोर्स लगा दी, एम मास, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट, एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक, एम एम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? फ्रिक्शन मत लेना कहीं भी, बिना फ्रिक्शन के डायग्राम बनाओ। फ्रिक्शन के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के एंड में, थोड़ी चर्चा होगी फ्रिक्शन के ऊपर, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बन गए क्या? पक्का बन गए? ठीक है। तो इस ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक भाई साहब आइसोलेट कर लो, फील्ड फोर्सेस बनाओ और अब बनाओ नॉर्मल। देखो, ये है कांटेक्ट सरफेस, तो नॉर्मल तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अच्छा, ब्लॉक पे तो नॉर्मल ऐसे लगेगी कि जैसे वो उसको कंप्रेस करना चाहती है। तो ब्लॉक को कंप्रेस कैसे करोगे? ऐसे। हाँ कि ना? पक्का। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। चमका सन्नाटो? पक्का। ऑलराइट, इसका बनाओ। सबसे पहले आइसोलेट, फिर बनाओ फील्ड फोर्स, अब बनाओ एक्सटर्नल। ये एफ है, एफ बना देते हैं जी। यहां से ग्राउंड से नॉर्मल लगेगी, बना दो, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। यहां वॉल से भी नॉर्मल लगेगी, तो वॉल कैसे कंप्रेस करेगी ब्लॉक को? ऐसे, नॉर्मल ड्यू टू वॉल।
बन गया क्या? हाँ, लग तो रहा है। यहां पे दोनों ब्लॉक्स का बनाना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्ट सरफेस की, तो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है, दो जगह नॉर्मल आएंगी। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की चर्चा करूं, उस पे लगने वाला एक तो वेट, ऊपर वाले ब्लॉक का सिर्फ एक ही सरफेस कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे सिर्फ एक नॉर्मल आएगी और वो यहां से आ रही है, इसको N1 नाम दे देते हैं। चमका। अब मैं नीचे वाले ब्लॉक की चर्चा कर लेता हूं, कैपिटल M, एक इसका वेट। देखो, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वाले सरफेस से नॉर्मल आएगी क्योंकि वहां पे कांटेक्ट है, और ऊपर वाले सरफेस से कंप्रेस कैसे करोगे? ऐसे। इसको मैं N2 डैश नाम दे देता हूं। N2 नाम दे देते हैं, डैश क्या लगाना। हाँ। नीचे वाले ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पे भी एक नॉर्मल आएगी, यहां पे ग्राउंड से टच में है, तो ग्राउंड इसको कैसे कंप्रेस करेगा? कुछ ऐसे। इसको N3 नाम दे देते हैं। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम बन सके? सुनो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा नहीं बने? पक्का। देख लो। ठीक, एक और करो। मान लो कि ये रस्सी है और ये ब्लॉक है, ये छत से ऐसे बंधी हुई है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बना दो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि एक ब्लॉक बेचारा टेढ़ा फंस गया ऐसे कुछ रस्सियों से, दो रस्सियां हैं, ऐसे ब्लॉक को पकड़ के रख रखी है। ये M ले लो, इसको θ1, इसको θ2। बनाओ भाई, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक्स के। ऊपर वाले का बहुत सिंपल है, M मास का ब्लॉक, नीचे लग रही ग्रेविटी mg। अब टेंशन लगानी है। यहां पे क्या है? रस्सी, और रस्सी में क्या आती है? टेंशन। हाँ सर, जब पेपर होता है ना, हमारे दिमाग में भी टेंशन आती है, उसको किधर बनाए? वो नहीं बन पा रही कहीं। तो ये ब्लॉक पे लग रही है टेंशन। टेंशन कैसी फोर्स होती है? पुल फोर्स। वो क्या करती है? खींचती है। तो ब्लॉक को रस्सी कैसे खींचेगी? ऊपर की ओर। अरे सन्नाटो, नॉर्मल धक्का मारती है, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होती है, टेंशन खींचने वाली फोर्स होती है। हाँ कि ना? बिल्कुल, बस टेंशन खींचती है हमेशा, जिधर को मर्जी देख लो वहां से खींचेगी। इस ब्लॉक का बन गया पक्का। ऑलराइट, देखते हैं। तो भाई साहब, एक तो तुम्हारा वेट हो गया mg, एक रस्सी इधर खींचेगी, एक रस्सी इधर खींचेगी। क्या दोनों टेंशन सिमिलर होगी, दोनों इक्वल होगी? हम नहीं कह सकते, तो इसको T1 नाम दे दो, इसको T2 नाम दे दो। जो एंगल है वो तो वही रहेंगे। ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M। चमका सन्नाटो पक्का। देख लो, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लोगे। अब स्टेप्स जो लिखाए थे ना, स्टेप्स याद होने चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के। अगर स्टेप्स अपने क्लियर है, कहानी पूरी साफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? मिटा दूं? पक्का। देख लो, ठीक। तो भाई साहब, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो सीख लिया है। अब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे ये फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह वगैरह का खूब धड़ल्ले से यूज करेंगे हम लोग। बहुत मजेदार चीज है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना काफी जरूरी है, काफी जरूरी है, बोल रहा हूं। पूरी मैकेनिक्स में हर जगह डायग्राम बनेगा ही बनेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, आधी तुम्हारी जीत तो वहीं हो जाएगी, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे ढेर कर दोगे। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात। हाँ, तो हेडिंग डालो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। A body will remain in its state of rest or motion until an external force acts on it। याद होगा, रटा होगा बचपन से, हाँ कि ना? लिख दो फिर। सर याद तो है, समझ में नहीं आया कि क्या था। A body will remain in its state of rest, in its state of rest
or motion until an external force acts on it. क्या कह रहा है ये कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर एक बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ये है फर्स्ट लॉ। देखो ये बॉडी रुकी हुई है मान लो, है ना, जब तक तुम इस पे फोर्स नहीं लगाओगे भाई साहब ये नहीं चलने वाली, फोर्स लगाओगे तो चलेगी। अगर एक बॉडी चल रही है, सर ऐसा तो होता है, मान लो कि गाड़ी चल रही हो, वो चलते 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 अपने आप रुक जाती है, ऐसा देखा है हमने सड़क पे भाई साहब, वहां पे लगता है फ्रिक्शन, अपने आप नहीं रुकती वो, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन। तुम वो सोचो स्पेस में एक रॉकेट चल रहा हो, स्पेस में रॉकेट जा रहा है, वो अपने आप नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है। अगर तुम मान लो कि स्पेस में जाके कोई चीज फेंक दो, चलती रहेगी वो जिंदगी भर, कभी नहीं रुकने वाली। उसको रोकने के लिए चाहिए फोर्स। यहां पे अपने को इसलिए फील नहीं आती क्योंकि यहां पे एयर होती है, एयर फ्रिक्शन होता है, और अपने को लगता है कि चलती चलती बॉडी अपने आप रुक गई, पर ऐसा नहीं होता। एयर उस पर फ्रिक्शन लगाती है, एयर फोर्स लगाती है उसके ऊपर। चमका सन्नाटो पक्का। ओके, तो यही है फर्स्ट लॉ कि जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे, अगर एक बूढ़ी नहीं बॉडी, सर बूढ़ी, अगर जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और एक बॉडी जो चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, जब तक तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक। समझ में आया सन्नाटो? पक्का। देख लो, इसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जीरो की बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब कोई फोर्स नहीं लगाई तब ये होगा, आगे ना, बिल्कुल। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आया? पक्का। फिर तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इनर्शिया। पढ़ी है ये? इनर्शिया पढ़ा है क्या? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ये जो दुनिया है ना, ये चेंज होने से घबराती है, मतलब चेंज होने में डिफिकल्टी है। इस दुनिया को भी डिफिकल्टी है और अपने को भी डिफिकल्टी है। अपने को जॉब चेंज करनी हो, स्कूल चेंज करना हो, घर चेंज करना हो, है ना, अपनी जो कंफर्टेबल लाइफ है उसको चेंज करना हो, हमें डिफिकल्टी होती है। वी फील डिस्कंफर्ट टू चेंज एनीथिंग अराउंड अस। सो यही दुनिया का सिद्धांत है कि वो चेंज करना नापसंद करती है, और उसी बेसिस पर ये फर्स्ट लॉ है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेट को चेंज करने में दिक्कत मानती है, और उसी के लिए हम लोग इनर्शिया डिफाइन कर रहे हैं। इनर्शिया एक बॉडी की इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये बॉडी की इनएबिलिटी है अपने आप स्टेट को चेंज करने की। इट इज द इनएबिलिटी of a body to change its state of rest or motion by itself। खुद से अपनी स्टेट को चेंज करने की इनेबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं। ये मास से रिलेट होती है थोड़ी थोड़ी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, कि भाई उसको स्टेट चेंज करने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर अपने को उसको चेंज करवाना है कुछ, है ना। तो इट इज बिट रिलेटेड टू मास ऑफ द बॉडी। समझ में आया कि बॉडी खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पा रही है, उसकी इनेबिलिटी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक,
अच्छा, मार्कर में खत्म हो गई, हम ब्रेक लेके इसमें इंक डाल के लाता हूं, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ऑल राइट, तो 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं जो अपने को पढ़ने हैं। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? अगर तुम रुके हुए हो तो तुम रुके ही रहना चाहते हो, बस पड़े रहे भगवान, कुछ ना करना हो जिंदगी में, बस ऐसी लाइफ टप जाए, आराम आ रहा है, मजा बस पड़े रहे, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज द इनेबिलिटी, इट इज द इनेबिलिटी of a body to change its state of rest by itself। तुम ये तो नहीं सोच रहे मास्टर इतनी डेफिनेशन क्यों लिखवाता है, क्या जरूरत है, आईआईटी वाली डेफिनेशन ना बोल रहे हैं। सुनाटो, मेरी एक बात याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो ना, उसका जो बेसिक होता है, बेसिक वो आना चाहिए अपने को। बिल्डिंग तभी अच्छी बनेगी जब उसकी फाउंडेशन अच्छी हो। फाउंडेशन अच्छी बनती है बेसिक्स से। बहुत हाई फाई टॉप क्वेश्चन कर लो, वो इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से होगा। फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बन जाए कभी गिरेगी नहीं। अगर फाउंडेशन बेकार होगी तो ऊपर वाली मंजिलें गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। समझ में आया? तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और बेसिक स्ट्रॉन्ग तभी होते हैं जब अपने को डेफिनेशंस आती हो, अपने को चीजों के बारे में इन एंड आउट एवरीथिंग पता हो, तो वो डिफाइन करती है डेफिनेशंस। इफ यू नो द डेफिनेशन यू नो द फिजिकल क्वांटिटी, तो तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तुम उनकी एप्लीकेशन बड़े अच्छे ढंग से कर पाओगे। इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। चमका, मैं किताबी डेफिनेशन पे बिलीव नहीं करता जो किताबों में अंग्रेजी में बड़ा बड़ा लिखा होता है। मैं वो डेफिनेशन पे बिलीव करता हूं जो अपने को पहली बार में चमक जाए कि वाह भाई वाह, बहुत सिंपल सी बात कह रखी हो लेकिन सारी बात उसमें कह दी जाए, मैं वैसी डेफिनेशन पे बिलीव करता हूं। चमका सन्नाटा पक्का। इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि तुम गाड़ी पर चढ़ गए, बस पे चढ़ गए ना, बस पे चढ़ गए, ऐसे चढ़े हैं, हाँ भाई खड़ी है बस, खड़ी है भाई, बस एकदम से भाग ले तो क्या होगा? पीछे की ओर गिर जाओगे। हाँ कि ना? ऐसा होता है ना, होता, गिरे होगे, पक्का गिरे होगे तुम, मैं भी गिरा होऊंगा। हाँ, मेट्रो में बहुत होता है, मेट्रो की एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा होती है ना। अगर तुम मेट्रो में ऐसे खड़ जाओ ना, ऐसे, तो भाई साहब पक्का गिरोगे। तो पकड़ के खड़ा, डंडा पकड़ के मेट्रो में ऐसे खड़ा रहना पड़ता है ताकि सपोर्ट लेके तुम गिरो नहीं, है ना। तो वही एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मिटा दो इसको, लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ वी स्टैंड in a bus at rest and bus starts suddenly we fall backwards, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। वो इसलिए गिरे क्योंकि मान लो कि ये बस का प्लेटफॉर्म, तुम यहां पे खड़े हो, बस का प्लेटफॉर्म आगे भाग गया, तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे थी, तुम्हारी बॉडी इनर्शिया के कारण रेस्ट पे रहना चाहती है, लेकिन तुम्हारे पैर फ्रिक्शन के कारण बस के साथ निकल लिए। और आज सन्नाटो समझ में आ रहा है? तुम्हारे पैर फ्रिक्शन के कारण बस के सरफेस पे थे और वो बस के सरफेस के साथ निकल लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी वहीं पे रहना चाहती थी, पैर निकल लिए, बॉडी पीछे रह गई, गिर गए। वो इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती थी अपने इनर्शिया के कारण। चमका सन्नाटो पक्का, देख लो। ऑल राइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास एक गिलास है, गिलास पे तुम एक कार्डबोर्ड रख दो, कार्डबोर्ड गत्ता, इसके ऊपर रख दो एक कॉइन। अगर तुम गत्ते को ऐसे टक टक करके बाहर फेंक दो तो कॉइन गिलास में गिर जाएगा। वो इसलिए
क्योंकि भाई साहब तुमने गत्ते पे फोर्स लगा के गत्ते को झटका मार के निकाल दिया, लेकिन कॉइन अपने इनर्शिया के कारण रेस्ट पे रहा, और जैसे गत्ता निकला कॉइन नीचे गिर गया। हाँ कि ना? इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ वही क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में, इफ वी पुश द कार्डबोर्ड सडनली, अरे स्पेलिंग गलत हो गए, ऐसे कैसे? कार्डबोर्ड सडनली द कॉइन विल फॉल इन ग्लास। तो जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाएगा। समझ में आया? पक्का? देख लो। ठीक। थर्ड एग्जांपल, तुमने चादरें झाड़ी हैं, चादरें ऐसे टक करके झाड़ देते हैं ना हम लोग, मिट्टी विट्टी बाहर निकल जाती है ना। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी चादर में जो डस्ट के पार्टिकल्स पड़े हैं, अगर तुम इसको झाड़ दो ऐसे करके, तो भाई साहब डस्ट के पार्टिकल तो हवा में रह गए, निकल लिए वो तो, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहते थे, तुमने चादर चला दी, पार्टिकल हवा में रह गए, तो इसलिए पार्टिकल्स अलग हो गए, डस्ट अलग हो गई, है ना। इफ वी गिव अ jerk to sheet, then dust particles will get separated out, बाहर निकल जाएंगे तुम्हारे डस्ट के पार्टिकल्स। ऐसा होता है ना? पक्का। तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, अभी करके दिखाऊं। रुको एक बार, है ना। हाँ देखो, ये मेरा स्केल है, इसके ऊपर ऐसे मैंने पेन रखा हुआ है, दिख रहा है क्या तुम्हें? भगवान जाने, दिख रहा होगा ऐसे। ये स्केल के ऊपर पेन रखा हुआ है, अगर मैं स्केल को झटके से निकाल दूं तो पेन वहीं पे रहना चाहिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। देखें, हाँ पेन वहीं पे रहा। दोबारा करो, मजा आएगा ना। ये पेन और ये स्केल, अगर मैं स्केल को निकाल लूं तो पेन वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे रहा। हाँ कि ना सन्नाटो? समझ में आ? पक्का। तो ये अपना एक एक्सपेरिमेंट हो गया, जो हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और फिल्मों में देखा होगा ना तुमने, वो डाइनिंग टेबल पे कपड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो कपड़ा खींच लो तो बर्तन वहीं के वहीं रहते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आता है अपने को, फिजिक्स वाले बेवकूफ, मूवी वाले बेवकूफ बनाते हैं अपने को, है ना। वो जादू की तरह दिखाते हैं कि हमने जादू कर दिया है, ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसमें जादू क्या, फिजिक्स है ये तो। सन्नाटे कहेंगे। छाप लिया सन्नाटो, ये पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। छाप लिया, मिटा दूं? ओके। सेकंड लिखो, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, it is the inability of a body to change its state of motion। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में डिफिकल्टी मानती है, और उसी डिफिकल्टी को हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कह रहे हैं। चम का एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, मान लो कि बस चल रही है, मजे से खड़े हैं बस में, बस सडनली रुक गई, झटका लगता है ना, आगे की ओर गिरते हैं ना। अरे हुआ होगा तुम्हारे साथ, सडनली बस ने ब्रेक मार दी तो आगे की ओर झटका लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल। क्यों होता है देखते हैं। मान लो कि ये बस का प्लेटफॉर्म था, तुम बढ़िया बस में मजेदार चल रहे थे, बस का प्लेटफॉर्म रुक गया, पर तुम्हारी बॉडी तो अभी मोशन में है, तुम्हारे पैर रुक गए लेकिन बॉडी मोशन में है। बॉडी चाहती है मोशन में रहना, तो अगर वो आगे की ओर चलते चलते रुक गई, बॉडी आगे की ओर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी मोशन में रहना चाहती है, पैर तो रुक गए। हाँ कि ना? इफ a bus suddenly stops,
we feel a jerk forward. हम लोग आगे की ओर एक झटका फील करते हैं. दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. समझ में आया? पक्का. देख लो, कभी तुम चलती हुई बस से उतरे हो? अगर तुम चलती हुई बस से उतर के ऐसे खड़ जाओ ना तो पक्का गिरोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी चल रही थी और जैसे ग्राउंड के टच में आए, ग्राउंड तो रुका हुआ है, तुम्हारे पैर रुकेंगे, तुम्हारी बॉडी तो चल रही है, तुम गिर जाओगे. फिर कैसे उतरते हैं बस से? हम लोग भागते भागते उतरते हैं. जैसे ही हम लोग ग्राउंड पे पैर लगाते हैं, हम भागना शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 रुकते हैं. ऐसे करते हैं ना हम लोग, क्योंकि अगर हम सडनली पैर रख के रुकेंगे तो भाई साहब पैर तो रुक जाएंगे लेकिन बॉडी नहीं रुकेगी और फिर तुम गिर जाओगे. गिरे हो क्या ऐसे? मैं गिरा हूं शायद. हाँ, गिरा हूं शायद, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को. अगर मैं गिरा भी हूं तो बताऊंगा क्यों. देखो, इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस, अगर तुम मूविंग बस से जंप करोगे, वी विल फॉल if we will fall if we try to stand on ground. अंग्रेजी ठीक ठीक ही है भाई साहब. अगर तुम जंप करके ग्राउंड पे रुकने की कोशिश करोगे तो भाई साहब पक्का गिरोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मोशन में. समझ में आया? तो बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, कि तुम अगर बाइक पे किक मार के एकदम से बाइक भगा लो तो ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हो, वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्वेश्चन हो गया है ना. हाँ, लेकिन अगर बाइक पे चलते चलते ब्रेक मार दो तो तुम आगे की ओर गिर जाते हो, वो इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया. समझ में आया? तीसरे वाला इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखवाऊं डेफिनेशन? पोपला गिर गया. It is the inability of a body. It is the inability of a body to change its direction of motion. Its direction of motion. अगर एक बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, वो नहीं चाहती अपनी डायरेक्शन चेंज करना. हाँ कि ना? और उसी इनेबिलिटी को कि खुद से डायरेक्शन वो चेंज कर पाए, उसी इनेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि थर्ड टाइप का इनर्शिया. समझ में आया? एग्जाम्पल तुम्हें बहुत पता है, तुमने बहुत बार ये फील किया होगा कि मान लो अगर एक कार चलते चलते टर्न करने की कोशिश करे, अगर ऐसे गाड़ी चल रही हो और मैं इधर की तरफ मोड़ दूं तो मैं बाहर की ओर गिरने लग जाता हूं. हाँ कि ना? ऐसा फील किया होगा तुमने. ऐसे मोड़ोगे तो बाहर की तरफ गिरोगे तुम. समझ में आ? वो इसलिए क्योंकि भाई साहब तुम्हारी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है. अगर तुमने कार को इधर मोड़ दिया, तुम बाहर की ओर गिरना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है. हाँ कि ना? इफ अ कार suddenly takes a turn, the body will be pushed outwards. तो बॉडी को बाहर की ओर धक्का लगेगा. क्यों? बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, पर तुमने गाड़ी मोड़ ली. समझ में आया? पक्का. एक और एग्जांपल, ये भी बहुत बार करा होगा तुमने. दूसरा एग्जांपल, मान लो कि पत्थर से रस्सी बांधोगे या रस्सी से पत्थर बांधोगे? सर ये तो वही बात होगी, चाहे खरबूजा चाकू पे आके गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा है. अगर तुम पत्थर पे रस्सी बांध के ऐसे घुमा रहे हो
तो पत्थर की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। वो तो तुम रस्सी के कारण चेंज कर पा रहे हो, लेकिन अगर रस्सी टूट जाए तो क्या पत्थर डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा? ना। तो पत्थर बिना डायरेक्शन चेंज करे टेंजेंशियली जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो टेंजेंशियली जाएगा। समझ में आया? पक्का। वो घूमेगा नहीं। अब रस्सी टूट गई। इफ द स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, सर सडनली होता है क्या ये सब कुछ? सडनली ब्रेक्स के स्पेलिंग क्या होते हैं भाई? यही होते हैं क्या, या दूसरे वाले होते हैं? टफ है भाई, टफ अंग्रेजी। इफ अ स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, द स्टोन will move tangentially। क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहता यार, वो अपनी डायरेक्शन उसी में डायरेक्शन में जाना चाहता है, इसलिए वो टेंजेंशियली मूव करेगा। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चमका सन्नाटो, पक्का। तो इसी बेसिस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन हो रहा है। चलो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और अपने को क्लैरिटी आएगी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई जो लोग सन्नाटे नए थे वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पक्का से, मतलब ध्यान से ना देखना जरूर नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग एप्लीकेशंस की पूरी बातचीत करेंगे, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स को यूज करते हुए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन पढ़ाई करो, मजे करो, टेक केयर, टाटा।